हेलो, मैं प्रशांत शुक्ला। वीडियो पे चर्चा के क्रम में आज एक बात और लेके आया हूँ। वो ये कि अक्सर मैं, आप, प्रायः सभी लोग कहते हैं कि यार जिंदगी में रोज रोज का संघर्ष है। सच बात है, लेकिन वहीं ये बात भी 100% सही है कि उस संघर्ष में जीत भी तो हम ही लोगों की होती है। हाँ ठीक है, 5 बार जीत है तो 1 या 2 बार हार है, इससे कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। ठीक इसी बात पे मुझे अपने एक पसंदीदा कवि श्री अर्जुन सिसोदिया जी की चंद लाइनें आज मिल गई पढ़ते समय। सुनिएगा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे अनफॉर्चुनेट। वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। फील्ड ऑफ बैटल। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है, दीपक का कुछ अर्थ नहीं है, जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है, जब तक तम से नहीं लड़ेगा। सूरज नहीं प्रभा बांटेगा, सूरज नहीं प्रभा बांटेगा, रोशनी बांटेगा, जब तक स्वयं नहीं धधकेगा, जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। श्री अर्जुन सिसोदिया जी। तो बिल्कुल सही बात है, संघर्ष में जीत होती है और जीत से हौसला बढ़ता है। खैर, तो आज फिजिक्स में मैं लेके आया हूं क्लास 11th के लिए रोटेशन चैप्टर का सेंटर ऑफ मास, जो शुरुआत है इस चैप्टर की। तो मन में बात आती है कि ये सेंटर ऑफ मास, ये चीज़ें जान के हम लोग करेंगे क्या। देखिए, आर्किटेक्चर के फील्ड में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बैलेंसिंग पता लगता है कि सेंटर ऑफ मास पता चल गया अगर किसी बॉडी का, कि उस बॉडी का टोटल मास सेंटर्ड कहाँ पे है, तो बैलेंसिंग इजी हो जाती है। उस पॉइंट पे वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। अब फार्मूले तो हैं ही चैप्टर में, वो तो देखना ही है। इन जनरल सेंटर ऑफ मास समझाने के लिए मैं कुछ चीज़ लाया हूँ। ये मैं एक रिंग शेप की कोई चीज़ लिया हूँ। ठीक, मुझे पता लगाना इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं करना है। देखिए, एक धागे से आप इसको बांध के यहाँ लटका दिए। ठीक, ये सीधा हो गया, बैलेंस है। धागा ऐसे गया है, ऐसे धागा बांध के आप लटकाए। ठीक ठीक, इमेजिन कर लिए कि धागा बांध के लटकाया। यहाँ से धागा बांध के लटका दिए, ऐसे लटका दिया। ठीक, फिर यहाँ से धागा बांध के ऐसे लटका दिए, बैलेंस हो गया। ये सारे धागे कहीं मिल रहे होंगे ना, एक लाइन इमेजिन कर लिए कि नहीं। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये सारे धागे कहीं मीट कर रहे होंगे कि नहीं। तो वो जहाँ मीट करेंगे सारे धागे, वही क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर आप इस शेप की बात कर लो, इमेजिन करो, देखो यहाँ से धागा बांधे थे, यहाँ लाइन ऐसे गई थी कि नहीं, एक लाइन ही गई ऐसे। ठीक, ऐसे लाइन गई, जहाँ आप इसको टांगे हो, ये जहाँ टांगे हो आप, क्लियर। तो ये सारी लाइनें कहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, देखो यहाँ मिल रही हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ होगा। सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ होगा। बात आगे समझ में। कम समझे अगर दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। बुक लिया मैं, एक बुक लिया, धागे से रस्सी से बांध के इसको टांग दिया, बैलेंस हो गया। ये ऐसे लेके टांग दिया, बैलेंस हो गया। ठीक, ऐसे लेके टांग दिया, ऐसे यहाँ जो एज है इसका, यहाँ लेके टांग दिया, ऐसे बैलेंस हो गया। ये सारे धागे कहाँ मीट कर, देखिए ये वाला धागा ऐसे जा रहा है, ये वाला धागा ऐसे गया, ये वाला धागा भी ऐसे गया है। ये सब कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं बीच में। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक जनरल कंसेप्ट हो गया। ठीक, फार्मूला है, आपको अगर सर फार्मूला बताइए। फार्मूले से पहले कई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट से हो जाते हैं। देखिए, एससी वर्मा का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, शुरुआत में बगैर किसी फार्मूले के, किसी डेरिवेशन के। एक ये रॉड है, रॉड है, एल लेंथ की रॉड है ये। ठीक, एक दूसरी रॉड सेम लेंथ की, आप एक कैपिटल लेटर का टी बनाए हो, ये भी एल लेंथ का है।
L लेंथ का। कहोगे सर इस टी शेप का सेंटर ऑफ मास बताइए, इस टी शेप का सेंटर ऑफ मास बताइए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सब समझ जाओ। पहले ये हॉरिजॉन्टल रॉड आप लीजिए, इसका टोटल मास कहां सेंटर्ड होगा, यूनिफॉर्म रॉड है यहां होगा, ठीक, यहां हो गया। मान लिया इस रॉड का मास m है तो यूनिफॉर्म है, L लेंथ है, विड्थ भी आप सेम लियो, ये भी m मास का हो गया। तो इस रॉड का टोटल मास m यहां सेंटर्ड हो गया, ठीक। हॉरिजॉन्टल रॉड की कहानी खत्म। वर्टिकल रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां ठीक बीच में होगा, ठीक। अब आपको T नहीं दिखना है, अब आपको क्या दिखना चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स दिखने चाहिए। एक मास m यहां पे हो गया, यहां से मिटा के यहां लिख दूं मैं, आपको इजी रहेगा देखना। ये मास यहां हो गया, ये दो मासेस हो गए, इनके बीच दूरी कितनी बेटा लोग, ये L है तो ये कितना हो गया, L/2 हो गया। ये क्या हो गया, L/2 हो गया। ये मास m, ये मास m, इनके बीच दूरी कितनी, L/2। तो सेंटर ऑफ मास इस m और m के ठीक बीच में ही होगा ना, ठीक बीच में ही होगा सेंटर ऑफ मास, बैलेंस वहां होगा ठीक बीच में। भाई मेरे m मास इसको एक डंडे से बांध दिए तो आप कहां बैलेंस कर पाओगे, ठीक बीच में रखोगे तो बैलेंस हो जाएगा ना, दोनों बराबर बराबर मासेस हैं। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां हो गया, यहां हो गया। L/2 था, ये दूरी कितनी हो गई, L/4। क्या पूछा गया था, इस टी शेप का सेंटर ऑफ मास बताइए, इस टी शेप का सेंटर ऑफ मास बताइए। कई तरह के ऑप्शन आ सकते हैं, बेस से मेनली पूछा जाता है। बोलो ये दूरी कितनी, L/2, ये दूरी कितनी, L/2, ये दूरी कितनी, L/4, L/2 प्लस L/4, 4 हो गया, 2L प्लस L, 3L/4। तो यहां बेस से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे, L/3L/4 पे, 3L/4 पे। नोट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं तो सजेस्ट करता हूं ऐसी चीजें साथ साथ आप नोट किया करो बेटा लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट कीजिए, एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम, क्योंकि फार्मूला भी देखना है भाई, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स तो इससे होंगे नहीं, सारे न्यूमेरिकल्स इससे होंगे नहीं। अब मैं आप लोगों को किताब देख देख के या फालतू चीज बोर्ड पे अलग अलग शेप्स की सेंटर ऑफ मास नहीं लोकेट करा रहा हूं, ये सबके पास किताबें हैं, टेबल बना है, याद कर लो, काम हो जाएगा, ठीक। फिजिक्स कंसेप्चुअल चीज है, जो याद करने वाली चीज है वो तो आप किताब से देख लोगे, ठीक है। फैक्चुअल फिजिक्स पढ़ाना हमारे स्वभाव में नहीं है, ठीक है, कंसेप्चुअल बताऊंगा मैं। ये क्लियर हो गई बात। सर जी इसका मतलब क्या, ये क्या शुरू कर दिए, एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। देखो क्या है, रब कर रहा हूं इसको मैं। भाई मेरे ये है कहानी कि कहीं दो मासेस में रख दूं, m रख दूं और 2m रख दूं, कहो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये पूरा एक सिस्टम बन गया ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, कहीं ऐसे में बनाया, मैं कहा ये 1 2 है, ये 3 4 कोऑर्डिनेट है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा, तो आप बता दीजिए उसका कोऑर्डिनेट। ये कहने का मतलब है बेटा लोग, इतनी तो आइडिया होगी ना कि सेंटर ऑफ मास किसके पास होता है, हेवियर बॉडी के पास होता है। नहीं सर जी नहीं मालूम है, आप बताओ। चलो मैं बता रहा हूं बेटा लोग, ये बताओ, अगर इसको आप रॉड से डंडे से जोड़ दो तो बैलेंस कहाँ पे होगा, यहाँ पे हाथ लगाने से सिस्टम बैलेंस होगा कि यहाँ पे। मेरे भाई यहाँ हाथ लगाए तो और इधर गिर जाएगा कि नहीं, भारी चीज है इधर, इधर हल्की चीज है, भारी चीज के पास सपोर्ट लगाओगे तो क्या होगा, तो बैलेंस हो सकता है। हल्के के इधर इधर भारी है, हल्के के पास लगाओगे तो और गिर जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास किसके पास होता है, हेवियर बॉडी के पास होता है, हेवियर मास की तरफ होता है। का तो सर और समझाइए। भाई ये जो डिस्क थी, यूनिफॉर्म डिस्क है कोई, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल ठीक बीच में। इतना काट दिए, इतना काट दिए, अब हेवियर मास किधर शिफ्ट हो गया, इधर। सर जी सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
बहुत सही, ठीक, बहुत सही। सर जी जो क्रिसेंट मून है उसका, अरे भाई इसका तो कहीं लगता है मुझे कि कंटेंट में लाई ही नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ लाई करेगा? धागे से बांध के चांद को लटकाओ, धागा यहां से गया, अभी जो बता रहा था, ऐसे लो, चांद ऐसे है, यहां से धागे से बांध के लटकाओ, धागा यहां से गया, यहां से लटकाया तो धागा यहां से गया था, तो ये सारे धागे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास यहां होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा कंटेंट में ही लाई करे। थोड़ा हेडिंग पढ़ा रहने दो और मन में यार अच्छी अच्छी बातें बता दूं। कोई जरूरी नहीं कि किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बॉडी में ही लाई करता। रिंग का एग्जाम्पल मैं लिया ही, ये रिंग है, मान लिया ये रिंग है, अंगूठी है, कड़ा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे। धागे से बांध के लटकाए, यहाँ से गया, ठीक, यहाँ से बांध के लटकाए, रिंग को ऐसे घुमा दिए हमेशा, तो हमेशा क्या होगा? सारे एक्सिस, सारे धागे कहाँ कट करेंगे? यहाँ मीट करेंगे। तो क्लियर हो गई बात। अब और ज़्यादा नहीं मामला बढ़ा रहा हूँ मैं। तो चलिए, तो एक जनरल फार्मूला निकालूंगा। सर जी जनरल फार्मूले का मतलब क्या? टू बॉडी सिस्टम है, बता दिया। वो अर्थ मून हो सकता है, सन अर्थ हो सकता है, कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं और आपको उनके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहा जा रहा है। बेटा फार्मूला निकालो। तो बेसिक समझ में आ गया मेरे भाई। ये टू बॉडी सिस्टम उस्टम को टफ करने के लिए कह देता है बाइनरी सिस्टम। परेशान नहीं होना, ये सब साइंटिफिक टर्म नहीं, जनरल टर्म है, हम लोग यूज नहीं करते, वो बात की बात है। बाइनरी सिस्टम, टू बॉडी सिस्टम मीन्स बाइनरी सिस्टम। ठीक है, एक मास यहां ले लिया आपने, ले लो भाई, साथ साथ लिखते चलो बेटा लोग, जैसे क्लास में पढ़ते तो मजा आएगा, भगवान कसम कह रहा हूं। m1 m2, m1 m2 दो मासेस हैं, ठीक। इसका पोजीशन वेक्टर आप ले लिए r1, r1 पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिए r2, ले लिए सर। इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, सेंटर ऑफ मास मान लिया, ये क्या ले लिया आप? r ले लिए। चलिए भाई r ले लिए। दोनों बॉडीज चल रही है, स्पीड से चल रही है, v1 एंड v2 आर देयर वेलोसिटीज कह दो भाई। v1 एंड v2 आर वेलोसिटीज ऑफ मासेस। हेडिंग तो क्लियर ही है, बहुत बढ़िया सर, क्लियर है। दोनों पे फोर्स लगेगा, दोनों पे फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, नेट फोर्स। क्या पढ़ रहे हो बच्चों? नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। सही बात है, दो बॉडीज हैं तो दोनों पे लगने वाला टोटल फोर्स नेट फोर्स हो गया। बहुत बढ़िया सर जी। F1 सब जानते हो, M1A1, M1A1, ठीक, M2A2 लिख सकते हो आप। बोलो भाई। सर मैं फोर्स को ये भी लिख सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो, एक ही तो बात है। F इज इक्वल टू वेक्टर मत लगाना भूलो भाई। इसको ऐसे लिखो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई। dp1 बाई dpt, सर जी समझ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लिख सकते थे इसको। ठीक है, मैं दोनों चीज लिख दिया। किसी के स्कूल में ये पढ़ाया जाता है तो ये मत सोचो, मैं चाहता हूँ सिंक्रोनाइज्ड रहे मामला। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो नोटेशन यूज किए जाते हैं मैं वही नोटेशन यूज करूं, आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि स्कूल तो कुछ बच्चे जाते ही हैं भाई। ये हो गया, हाँ सर हो गया। चलिए भाई, d बाई डी टी M1V1, हाँ सर हो गया। मोमेंटम लिखे ना, d बाई डी टी M2V2, हाँ सर लिख दिए। लिखते चलना, लिखते चलना। हो गया भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर। M1 बाहर ले लीजिए, कोई स्टेप शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, दिक्कत ना हो आपको। यहां से लिख सकता था A1 को dv बाई डी टी लिख सकता था, केवल इस नाते इतना लिखा कि दिक्कत ना हो बच्चों को, जैसा मैं बोला। अब इसे रब करूंगा मैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो भाई।
V2। क्लियर? अब सुनो भाई, सिंपल मैथ है, सिंपल फिजिक्स है। डी बाई डी टी ऐसे लिख रहा हूं मैं, V1 दिख रहा है, V1 को मैं डी आर वन बाई डी टी लिख सकता हूं मेरे बच्चों। हाँ सर लिख सकते हैं। दोबारा सुनो, V1 को क्या लिखा आपने? V1 को क्या लिखा भाई? डी आर वन बाई डी टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है ना, पोजीशन का डिफरेंशिएशन। यहाँ पोजीशन क्या है? आर है। बहुत बढ़िया। प्लस प्लस लिख दो, अगला स्टेप आप खुद से लिख सकते हो मेरे भाई। m2 डी बाई डी टी, क्या लिखे V2 को? डी आर टू बाई डी टी, डी आर टू बाई डी टी। सही सर जी, सही। क्लियर? क्लियर? इतना लिखिए, आगे बढ़िए। डी बाई डी टी यहां, डी बाई डी टी यहां, एफ वेक्टर इज इक्वल टू m1। अब ध्यान देना बेटा लोग, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। अब जिनका पहले का काइनेमेटिक्स वगैरह क्लियर है वो जान जाते हैं। क्या जान जाएंगे? ये पूरी चीज एक्सिलरेशन है। एक बार पोजीशन को डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी आई, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किए तो एक्सिलरेशन आ गया। सर ये रायता फैला के लिखा गया। हाँ भाई, जो होशियार हैं, समझदार हैं, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ होम एग्जाम का मामला, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होती। आपके स्कूल टीचर कैसी मार्किंग करते हैं ये तो आप बेहतर जानते होंगे, तो इससे अच्छा लिख ही दो पूरा। यहां जो बेटा लोग, m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर R2। सर समझ गया, बहुत बढ़िया, भगवान करे समझ जाओ। क्लियर है ये बात? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर आइए, इधर आइए। एफ वेक्टर डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ले रहा हूं कॉमन, दिख गया? डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कॉमन लेंगे। m1 r1, m1 r1 प्लस m2 r2। ध्यान से देख लो, फिर एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है भाई। देख लिए बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। आवाज आ रही इधर से। F इज इक्वल टू, सुनिए सुनिए और सब्र रखिए, सब्र का फल होता है मिठाई से ज्यादा मीठा। क्या कर रहा हूं? जो कर रहा हूं आपके सामने करूंगा, काला जादू नहीं दिखा रहा। m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ सर समझ गया। बाद में बताओगे, कुछ काम होगा, फिजिक्स में अक्सर होता है, मैथ में भी ऐसा होता है। ऊपर नीचे m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? अब रहस्य से पर्दा हटाता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? 1 मिनट में फटाफट देख लो, कॉपी में लिख रहे हो आप लोग कि क्या लिखे हो, क्यों लिखे हो। देख लिए? बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। सुनिए भाई, यहां लिख रहा हूं F इज इक्वल टू एम ए। सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं। ए डी वी बाई डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी वी बाई डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, V को क्या लिखे अगले स्टेप में? डी आर बाई डी टी। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, m डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, बताया हो। बेटा सुनो,
अगर ये फोर्स है, ये मास है और d² है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ r होगा ना, पोजीशन, r पोजीशन होगा ना। यहां पे मास लाना था मुझे, क्योंकि ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, एक्सिलरेशन। और जब ये पूरी चीज एक्सिलरेशन हो जाएगी, यहां देखते चलो, तो ये r क्या हो जाएगा, दोबारा एक बार देख लो, दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोबारा सुन। F = ma होता है, ठीक। अभी यहां तक, यहां m नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 + m2 से मल्टीप्लाई किया। इतनी फ्रीडम तो है नहीं खाली मल्टीप्लाई कर दें, मेरे भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये बात आ गई, ये हो गया मास, ये पूरी चीज एक्सिलरेशन। ये पूरी चीज अगर एक्सिलरेशन है तो ये चीज क्या होगी, ये चीज चला रहा हूं, ये चीज पोजीशन होगा, क्योंकि पोजीशन को जब डबल डिफरेंशिएट करते हो तभी एक्सिलरेशन। क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। जल्दी लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कुछ कराने हैं। शुरुआत ही बेहतरीन क्वेश्चन से हुई थी एससी वर्मा के, कई क्वेश्चन एससी वर्मा के होंगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिए, 4 3 2 1। ठीक, थोड़ा सा भी बेसिक कर लूं, बेसिक भाई, बेसिक क्वेश्चन कर लूं। सर जी ये तो पोजीशन वेक्टर दिया है, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं, बहुत अच्छी बात भाई, x2 y2, तो ये xy मान लिया है, मान लिया क्या है, xy। तो पोजीशन वेक्टर का फार्मूला तो आ गया, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 x1 प्लस m2 x2, 3 होंगे तो प्लस m3 x3 हो जाएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। बात आ गई समझ में, बहुत बढ़िया। अगर सर जी आप तो कहते हैं इनकी वेलोसिटी v1 v2 है, उसकी तो कहीं बीच में जरूरत नहीं पड़ी, बहुत बढ़िया। बेटा लोग ऐसे समझो, अगर दो बॉडीज चल रही हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास तो चलेगा, मान लिया यहाँ एक बॉडी, यहाँ बॉडी, यही बॉडी है, चल रही है, अभी रुकी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, बीच में है, चल रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी तो चलेगा मेरा भाई, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, बहुत बढ़िया। सर जिसी तरह एक्सेलरेशन भी आप कहोगे, हाँ मेरे बच्चों, a = हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठीक। अब अगर मैं ये कहूं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, सोच रहा हूं कराऊं इसे कि ना कराऊं, इतने समझदार तो हो ही गए हो आप, मेरी वेक्टर की 3-4 वीडियो देख चुके हो आप, खूब अच्छे से वेक्टर आपको आ गया है। वर्क एनर्जी पावर वाली वीडियो में भी वेक्टर में बनाया पढ़ाया हूं मैं, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, रिकैप कराया था, ठीक है। मैं कह दिया कि m1 2 kg, ये क्वेश्चन के नाम पे कलंक है, m1 2 kg और इसका पोजीशन वेक्टर में कह दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और m2 कह दिया मैं 1 kg
इसका पोजीशन वेक्टर कह दिया आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। सिस्टम है, सिस्टम में दोनों मासेस का क्या दे दिया, पोजीशन वेक्टर दे दिया, और कह रहा हूं कि आप सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर जी क्या फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, नहीं करना चाहिए टाइम वेस्ट। m1 r1 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है आज कोई बालक कम समझ रहा हो, कल वो न्यूटन बन जाए। ठीक है, बचपन से तो कोई न्यूटन बन के पैदा नहीं होता, और न्यूटन बनने के बाद भी लोग बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी करते हैं। सुने हो न्यूटन वाली कहानी ना कुत्ते वाली? आज नहीं सुनाऊंगा, वीडियो के बीच में कहानी बाद में सुनाऊंगा। ठीक, प्लस m2r2, m2 कितना 1, r2 i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप होल अपॉन m1 प्लस m2 2 kg 1 kg। सॉल्व कर लोगे? हाँ सर सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं। ठीक, 2 2 जा 4i और प्लस i 5i कैप, 2 3 जा 6j कैप माइनस 2 तो प्लस 4j कैप कि नहीं, 2k कैप माइनस k कैप प्लस k कैप अपॉन 3। आ गया? ठीक है, ये सब तो वैसे ही बातें हैं। अब करते हैं अच्छे क्वेश्चन की बात। एक बात और मन कर रहा है, ये बता दूं जो कहा था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करती है, हेवियर बॉडी के पास। सेंटर ऑफ मास कहाँ, मैं चाहता हूँ उसका फार्मूलेशन हो जाए। सेंटर ऑफ मास लाइज नियर हेवियर बॉडी। एक्सप्लेन मैथमेटिकली। क्लियर है भाई? क्लियर है मामला? चलो, ये ले लिया मैं m1, ये ले लिया m2, ले लिया। सेंटर ऑफ मास यहां है, मान लिया सेंटर ऑफ मास यहां है, ये है मान लिया r1, ये है r2। क्लियर? आप फार्मूला लगा रहे हो, कौन सा फार्मूला लगा रहे हो? सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे मान लिए, कहाँ है 0 0, तो सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ओरिजिन पे ले लियो आप आराम के लिए, 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई की वेक्टर लगा दीजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये 0 हो गया, m1 r1 प्लस m2 r2। ठीक, m1 r1 इज इक्वल टू माइनस m2 r2। क्लियर? क्लियर है? नोट कीजिए। एक चीज यहां मानना पड़ेगा कि भारी कौन सा, लेट m2 इज हेवियर, एक को भारी मानना पड़ेगा ना। क्वेश्चन खुद कह रहा है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास हेवियर बॉडी के पास लाई करता है, तो मान लीजिए m2 हेवियर है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ले लीजिए। डन। अगला स्टेप m1 बाई m2 निकालो। आप क्या निकालो? m1 बाई m2, m1 बाई m2, m1 बाई m2। बेटा लोग जैसे m1 बाई m2 कहोगे, r2 बाई r1 आएगा, तुरंत वेक्टर हटाना। क्यों वेक्टर हटाना? क्योंकि वेक्टर का रेशियो डिफाइंड नहीं है, और जैसे ही वेक्टर हटाओगे साइन हटाना पड़ेगा, क्योंकि साइन किसके वजह से था, डायरेक्शन की वजह से था। अब मैग्नीट्यूड देखने लगे हम लोग। क्लियर? सिंस m2 को आप बड़ा माने हो, अब मैथ आ गई, m2 बड़ा है तो कौन बड़ा? r1 बड़ा।
R1 बड़ा, वापस फिगर पे देखो, इफ R1 इज ग्रेटर इट मींस दिस पॉइंट विल बी हेयर और हेयर। ये R1 बड़ा तभी होगा ना, अगर R1 R2 से बड़ा है, आपने प्रूव कर दिया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किसके पास है, नियर हेवियर, नियर हेवियर। तो एक छोटी सी चीज थी, ये जरूरत पड़ जाएगी, ये जरूरत पड़ जाएगी एनसीईआरटी में। दूसरे तीसरे नंबर का HCl वाला एक न्यूमेरिकल है, हाइड्रोजन आयन, Cl आयन, ठीक यही कंसेप्ट लगेगा, M1R1 इज इक्वल टू M2R2। एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें न्यूमेरिकल्स अलग से रखूंगा। आई बात समझ में, इसमें भी न्यूमेरिकल कर रहा हूं मैं, अलग से न्यूमेरिकल रखूंगा, ये प्लानिंग है हमारी। ठीक, दो दो चैप्टर की एक एक वीडियो बनाऊंगा, छांट छांट के अच्छे क्वेश्चंस। उस वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, 50 मिनट 55 मिनट हो सकती है। क्लियर है बात, बहुत अच्छी बात। अब अलग ढंग के क्वेश्चंस करता हूं मैं। क्वेश्चन लिखिएगा, एक स्क्वायर लिया, 2 मीटर साइड, 2 मीटर साइड, 2 मीटर साइड, on each corner 1 kg। क्यों 1 kg रखें, तो और वर्बली बता दोगे कि बीच में पड़ेगा, 2 kg, 3 kg लो। such masses are placed at the corner, such masses are placed at the corner। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। Find center of mass of the system, find सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अभी क्वेश्चन किया तो एक ओरिजिन मानना पड़ेगा ना, वहीं से आप दूरी देखते हो। किसी चीज का पोजीशन लोकेट करना हो, किसी चीज का पोजीशन लोकेट करना हो तो आप कहाँ से मेजर करते हो, ओरिजिन मानते हो ना भाई। ठीक, तो मान लिया, तो इसे ओरिजिन मान लो। पूछोगे आप ऑफलाइन क्लास में, पूछोगे सर जी इससे क्यों ओरिजिन मान रहे हो, इससे क्यों नहीं मान रहे हो। बेटा अगर इससे ओरिजिन मानोगे, ओरिजिन ऐसे मान लिया इसे, तो देखो सारे मासेस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहेंगे ना, तो मानना ही है तो पॉजिटिव मानो। बचपन में नहीं माने ना, लेट द मनी ऑफ मोहन इज -x, पहले ही उसको कंगाल बना दिए, नहीं ना, लेट मोहन इज हैविंग x रूपी, मानते थे ना, तो पॉजिटिव मानोगे ना, -x नहीं मानते थे ना। तो ऐसा क्वाड्रेंट, ऐसा ओरिजिन सेलेक्ट करो कि सारे पार्टिकल्स क्या हों, ठीक, अगर संभव है तो, नहीं संभव तो कोई बात नहीं। यहाँ तो संभव लग रहा है, इसे मान लोगे तो सब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ये हो गया, तो इसे आप ओरिजिन मान लिए। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, m1 कितने मास है, 1 2 3 4, m1x1 प्लस, अभी एक चीज और बताने जा रहा हूं आपको, लिखिए लिखिए, तब तक मैं बोर्ड रफ कर रहा हूं, m2x2 प्लस m3x3, लिखते जाओ बेटा लोग, m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सर जी क्यों ऐसा लिख रहा हूं, हम लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं बेटा, बता दा अच्छे हूं मैं, तो मैं भी लिख दूं, I इज इक्वल टू 1 to 4 MIXI। हाँ समझदार हो, समझ गए, बहुत बढ़िया, अपॉन समेशन I1 to 4 MI, लिख ले बेटा, बहुत अच्छी बात। क्लियर है मामला, बोलो भाई, बहुत बढ़िया। क्या किया जाए सर, इसको M1 मान लीजिए आप, इसको M2 मान लो, मान रहे हो, इसको M3 मान लो, इसको M4 मान लो। मान लिए, M1 तो है ठीक भाई 3 kg, x1 कितना 0, M2 कितना 2, इसका x कोऑर्डिनेट कितना, ओरिजिन है मेरे भाई, x कोऑर्डिनेट कितना 2, M3 जल्दीबाजी नहीं, M3 मास कितना 1 kg, इनटू थोड़ा प्लस और इनटू साफ साफ बनाओ,
इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना, इतनी मैथ सबको आती होगी भाई। ओरिजिन यहाँ है, इस मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 ही हुआ कि नहीं, 2 प्लस m4 मास कितना 1 इंटू x4 कितना, y एक्सिस के किसी, y एक्सिस पे है, y एक्सिस के किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे भाई 0, देख लिए, अपॉन सारे मासेस का सम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, 3 2 5 6 7, 3 2 5 2 7। ठीक है, ठीक है, तो 4 ये हो गया और 4 तो 6/7 मीटर। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या हुआ एक्स कोऑर्डिनेट। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, इसी तरह लिखोगे ना, लिखो, सब लिखो, मैं आराम कर रहा हूं। m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन लिख दी। ठीक है, चलो m1 0 y1 0 0, m2 2 y2, x एक्सिस के किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 प्लस m3 1। हाँ जी, क्या है इसका y कोऑर्डिनेट, अरे भाई y कोऑर्डिनेट ही है, बोलो कहीं से देख लो, y कोऑर्डिनेट कितना 2 प्लस m4 मास कितना 1, y कोऑर्डिनेट कितना 2 ही है, देख लो एक बार, देख लो देख लो मेरे बच्चों, देख। इसका तो भी ट्रायंगल वाला कराऊंगा तो और प्रैक्टिस हो जाएगी, ट्रायंगल वाला कराऊंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वीडियो और बनाऊंगा, सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल की एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो कोई भी लेंथ वाले बच्चों की वीडियो मैक्सिमम 40 मिनट से ज़्यादा नहीं, कभी कभी हो जाता है। टोटल मास कितना वही है 3 2 5 1 6 1 7 हो गया भाई, क्या हो गया 2 प्लस 2/7 4/7, सब सेंटीमीटर की, मीटर मीटर दिया गया। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया भाई, एक्स कोऑर्डिनेट कितना था 6/7, वाई कोऑर्डिनेट 4/7 मीटर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब करता हूं मैं एक ट्रायंगल वाला, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ट्रायंगल वाला। प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी आप लोगों की, प्रैक्टिस। यहाँ मास बराबर बराबर रख दो, बालकों को परेशान करूंगा, ठीक। 2 kg रख दो, 2 kg 2 kg 2 kg, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं सर कोई प्रॉब्लम। चलिए भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूं, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। फाइंड सेंटर ऑफ, स्क्रीनशॉट ले लिए थे भाई, ले लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लिखा करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 4 3 2 1 डन। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले को, कॉर्नर वाले को मानिए ओरिजिन, मानिए ओरिजिन, मान लिए ओरिजिन, ठीक, मान लिए ओरिजिन। एक्स कोऑर्डिनेट फार्मूला लिखिए, 3 तक लिखेंगे, 3 तक लिख लिए, लिख लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 अपॉन m1 m1 2 x1 0 m2 2 x2 2 m3 2 x3, ये है, ये दूरी है x3, मान गए कि नहीं। इसका x कोऑर्डिनेट ये होगा, होगा ना मेरे भाई, कितना होगा, ये हाफ पे है कि नहीं, बोलो 1 मीटर। तो इस पॉइंट का, इस मास का x कोऑर्डिनेट इतना, जो कि 1, m1 x1 m2 x2 m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस f3 2 प्लस 2 6। तो क्या हो गया, ये 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 6/6 1
1 मीटर आ गया, 1 मीटर आ गया। आइए वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट m1 y1 0 0, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2 इंटू, ये है मेरे बच्चों ये वाई कोऑर्डिनेट। सर जी ये दूरी तो निकाल लेंगे हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल आप दिखा रहे हो साफ साफ, ये हाइपोटेनस 2 है, बेस 1 है, तो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तो 3, देख लिए, तो रूट 3 मीटर अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 लग गया 6, विराट का 6। ठीक, तो ये क्या हो गया 2 रूट 3 बाई 6, 2 बाई 3, फिर इसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिखोगे 1 बाई रूट 3, तो क्या आ गया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 1 बाई रूट 3 मीटर। बात आ गई समझ में भाई, बोलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो जल्दी ही फिर आपको सेंटर ऑफ मास, ताकि कंटिन्यूटी मिल जाए, टाइम लगाऊंगा वीडियो बनाने में तो मुश्किल होगा, भूल भाल जाओगे, तो जल्दी आपको फिर मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स की वीडियो 2। आ गई बात समझ में? चलिए प्रैक्टिस कीजिए इसकी, जब तक दूसरी वीडियो इसकी नहीं आती है इतने क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि उनका क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।